चलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बचा हुआ पार्ट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कवर कर चुके हैं लाइन चार्ज के कारण फील्ड, रिंग के कारण, क्वार्टर रिंग के कारण, डिस्क के कारण। आज हम लोग चर्चा करेंगे सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर पे। हालांकि इसका प्रूविंग पढ़ेंगे हम लोग जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे उस समय। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा और इसका प्रूविंग जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होगा। क्योंकि अभी अगर प्रूफ करता हूं तो आगे भी प्रूफ करना पड़ेगा, तो एक ही बार हम लोग प्रूफ कर लेंगे पोटेंशियल में। तो सॉलिड स्फीयर के कारण, होलो स्फीयर के कारण फील्ड क्या होता है, कल हम लोग सेमी हेमी होलो स्फीयर देखे थे। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। चलो देखो, हालांकि जब हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे उस समय भी प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ का यूज करके, तभी हम लोग देख लेते हैं। अगर बच्चों ये होलो स्फीयर है, इसका चार्ज Q और रेडियस क्या R हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट करा गया इसके एरिया पे, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एरियल है। तो ऑब्जेक्ट एरियल हो गया, रेडियस कितना R, चार्ज Q, होलो स्फीयर। तो इसमें दो केस होगा कि अगर x लेस देन R है, आप समझेंगे इसको, अगर लेस देन R है मतलब x कोई ना कोई पॉइंट होगा जो कि यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये R से तो x छोटा होगा ना, ये डिस्टेंस क्या x मान लिए। तो चूंकि कंडीशन क्या है, x लेस देन R, मतलब अपने को वो पॉइंट लेना है जो कि R से छोटा है। R यहाँ पे रेडियस हो गया, रेडियस से अगर छोटा होगा तो होलो स्फीयर के तो अंदर ही होगा ना, तो होलो स्फीयर के अंदर आ गया। अब देखो, या अंदर में होलो स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड होलो स्फीयर। देखिए, ये प्रूफ भी करना है, प्रूफ भी करेंगे जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ भी कर देंगे। चूंकि अभी करते हैं तो दोबारा प्रूफ करना पड़ेगा, तो एक बार ही हम लोग कर लेंगे पोटेंशियल में, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वो जब पढ़ेंगे उसमें भी प्रूफ हो जाएगा, करेंगे हम, क्योंकि वो बोर्ड के लिए VVI होता है, +2 बोर्ड के लिए। चलिए देखिए, तो अभी अपने को याद रखना है क्या कि होलो स्फीयर पे चार्ज Q है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। सेकेंड केस, अगर x बड़ा है किससे, R से, अगर x बड़ा है R से तो इसी डायग्राम में देखिए x क्या कुछ मान लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे है, इस समय ये देखिए रेडियस के बराबर R के बराबर, तो R से बड़ा हो गया ना, x बाहर आ गया। तो अगर किसी भी होलो स्फीयर पे चार्ज Q है और किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, और वो पॉइंट अगर स्फीयर से बाहर हो, उस समय ये जो स्फीयर है इसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज के जैसा होगा। अब पॉइंट चार्ज में आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x²। x क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट
एंड सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे होलोस्फीयर का सेंटर क्या, ये हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कितना है x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर चर्चा करें यहाँ पे के क्यू तो कांस्टेंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट ना, तो 1/x², तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x²। ठीक है, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/x²। चलो देखो, कभी कभी पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर जस्ट इनसाइड का मतलब हुआ ये जो सरफेस हो गया ना, इस सरफेस से जस्ट इस पॉइंट पे, मतलब अंदर से टच करे सरफेस को, तो जस्ट इनसाइड क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। उस समय अगर देखना चाहें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R-0 नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड R+0, लिमिट के कॉन्सेप्ट से होता है ये। R-0 क्या, ये जो सरफेस हो गया, सरफेस को ध्यान से देखेंगे आप, ये जो सरफेस है अंदर से टच करे तो R-0, बाहर से टच करे तो R+0। अगर इस पॉइंट पे है, उसी को मैं लिखा हूं R+0, अगर इस पॉइंट पे है इसी को लिखा हूं R-0। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, और जस्ट एक केस में बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, नॉट इक्वल। ठीक है, अब चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे, जस्ट इनसाइड की अगर बात हो, सेकेंड थर्ड, इसको फोर्थ मान लीजिए। अगर जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस, जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस बोला गया है, इसका मतलब क्या, इस होलोस्फीयर के जस्ट आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर, मतलब R+0 रेडियस से बहुत 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 छोटा वैल्यू ऐड करेंगे रेडियस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर R+0 की बात करें तो क्या होगा, KQ/R² हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, R+0 मतलब जस्ट आउटसाइड। चलिए देखिए, अगर सरफेस पे बात किया जाए, ठीक है, सरफेस पे अगर बात करा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, तो क्या वहां पर डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। सरफेस के बाहर, जस्ट सरफेस पे डिफाइंड नहीं होगा, सरफेस के बगैर बाहर रहा, जस्ट आउटसाइड R+0, तब वो डिफाइंड होगा, किसके बराबर हो जाएगा, KQ/R²। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड रहा, चौथा, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट देखिए, अगर E R-0 हो तो कहीं ना कहीं उसको अंदर माना जाता है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अंदर में 0 होता है, अब बाहर में जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस से का स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे, मतलब KQ/R², x²। ठीक है, बाहर का डिस्टेंस लिए थे ना x, लेकिन जस्ट आउटसाइड पूछा जाए तो रेडियस के बराबर होगा वैल्यू, डिस्टेंस x का वैल्यू r के बराबर होगा, तो KQ/R² लिखेंगे। जस्ट इनसाइड पूछा जाए मतलब 0 हो जाएगा। अगर इसी सरफेस पे पूछा जाए तो नॉट डिफाइंड, है ना, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और E R-0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और E R+0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए लिमिट से होता है ना,
माइनस हो गया, इसमें प्लस हो गया, RHL LHL, RHL मतलब प्लस थोड़ा सा, जैसे मान लो 2 है तो 1.99999 LHL हो गया। मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे, बायो वाले ध्यान से देखिए, 1.99999 है तो उसको भी 2 ही मानेंगे, लेकिन क्या है 2 से कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा है, तो R माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, R से कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा है। अगर लिमिट में पढ़े होंगे 2.000000001 उसको भी 2 ही मानते हैं, लेकिन लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या है 2 से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा है, तो R प्लस 0 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसका ग्राफ देख लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इसलिए बताया हूं, आप क्वेश्चन बैंक वगैरह भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया है ग्राफ को। तो चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से देखोगे, होलो स्फीयर पे जो चार्ज होगा उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, उसका ग्राफ देखो। इसको मान लो x इज इक्वल टू आर, ये रीजन क्या हो गया x लेस देन आर, ये रीजन क्या हो गया x ग्रेटर देन आर। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि E का वैल्यू 0 होता है कब, जब x लेस देन आर हो। E का वैल्यू KQ/x² होता है कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन आर हो। मतलब इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा 1/x² के रिस्पेक्ट में होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, अरे होगा, होगा। देखो अब चलिए ध्यान से देखो, ये रीजन क्या है x लेस देन आर वाला रीजन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन इस पॉइंट से अगर देखेंगे, जब x का वैल्यू r के बराबर है ना, x का वैल्यू r के बराबर है, उस पॉइंट के बाद देखेंगे जब x बड़ा है r से, x बड़ा है r से, t का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा, है ना, 1/x² पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, मैथमेटिक्स में ही पढ़े होंगे, रेक्टेंगुलर टाइप से हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा होगा, है ना, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल x²। और इस रीजन में यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। 0 कहां तक होगा, x इज इक्वल टू आर जब तक ना वैल्यू हो जाए तब तक क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही इस वैल्यू x का वैल्यू r से बड़ा होगा, इस पॉइंट के बाद आएंगे तो x का वैल्यू बड़ा होने लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है, KQ का वैल्यू फिक्स है, x जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो देखो x जैसे जैसे यहाँ से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। अगर x इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, KQ/x²। देखो ये जो वैल्यू मैं लिखा हूं ये इस पॉइंट पे होता है इनिशियली, जैसे ही x का वैल्यू अपने को x इज इक्वल टू r से r पे, ये सरफेस हो गया x इज इक्वल टू r पे, तो यहाँ के जस्ट बाद क्या होता है, वैल्यू मिलता है इज इक्वल टू KQ/r²। धीरे धीरे x बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे, है ना, रेडियस से जस्ट आउटसाइड थोड़ा सा बढ़ेगा तो क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, इस रीजन में, है ना। देखो ना यहाँ पे क्या है, x r के बराबर है, जब x r से छोटा हो 0, जब x r से बड़ा हो तो क्या कुछ ये वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ होलो स्फीयर, है ना।
सेल चार्जिंग, चार्ज सेल, सेल भी बोलते हैं इसको, है ना। इसके कारण कुछ ये मिलेगा। होलोस्फीयर पे अगर चार्ज होगा तो उसका कुछ ये ग्राफ याद रखेंगे, कंडीशन में बता दिया। और 2-3 पॉइंट जो मैं बताया था, ये वाला या ये वाला या r-0 करके अभी बताया था, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर देख रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग सेल भी कहते हैं इसे। चलिए देखिए, तो आपको समझना है, समझिए इसको, बहुत फायदा होगा और बहुत आनंद आएगा आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो। और होलोस्फीयर को रिलेट, होलोस्फीयर से या सॉलिड स्फीयर का कंसेप्ट यूज करके सवाल जरूर रहता है जेईई मेन या आईआईटी में या मेडिकल में, ठीक है, जरूर देखेंगे इसको। चलिए ध्यान से, अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो इसकी चार्ज क्यू रेडियस क्या, आर। ये सॉलिड स्फीयर हो गया, है ना, चार्ज इसमें कुछ भरा हुआ है। इसको भी प्रूफ करेंगे आगे, इसका डेरिवेशन है पोटेंशियल। जैसे देखो V = ED होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना होगा, है ना, तो dV/ED, EX मान लो, तो मतलब dV = E dx होता है, तो E = dV/dx। अब देखो, अगर ये V पोटेंशियल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, dx क्या है, पोजीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो dV/dx, तो V क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे उस समय होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो निकालना है अपने को, तो पोटेंशियल निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चूंकि अभी तो पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, है ना, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रूव भी कर लेते हैं तो पोटेंशियल नहीं प्रूव करेंगे अभी, क्योंकि वो पढ़े नहीं, उसका नॉलेज नहीं आपको। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे उस समय अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उस समय हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों, है ना, इसमें लोड लेने की बात नहीं है। चलिए देखिए, अब देखो ध्यान से, इसमें भी आएगा केस, फर्स्ट में x <r। x <r कहने का मतलब हो गया कि डिस्टेंस रेडियस से कहीं ना कहीं छोटा है। जब छोटा होगा तो अंदर में हम लोग देखेंगे, अंदर में देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर से ये डिस्टेंस मान ले x, ये क्या है, r है, ये r हो गया और ये क्या है, x हो गया। तो अंदर में अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट, k, q क्या, इस बॉडी का चार्ज है ना, q बाय रेडियस का क्यूब r³ इनटू x, ये होता है। आप याद रखेंगे, आगे तो प्रूफ करना ही, तो उस समय तो डिटेल में जाएंगे, एक पेज का डेरिवेशन होगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर सेकेंड बोला जाए कि x > r हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उस जैसे ही x बड़ा होगा r से, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं r, x जब ये x हो गया, इस पॉइंट पे निकालना है, इस समय जब इसको x मानेंगे तो इस रेडियस से बड़ा होगा x, और इसमें जब इसको x माने हैं तो रेडियस से क्या हो गया, ये रेडियस है, रेडियस से छोटा हो गया ये x, ठीक है। लेकिन जब x > r होगा तो इस रेडियस से बड़ा होगा, मतलब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर देखेंगे और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर देखेंगे। x <r है, इसका मतलब क्या, इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इसमें लिख सकते हो आप इनसाइड
ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मूला। E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग बाहर देख रहे हैं, इस सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर पॉइंट रखते हैं, तो उस समय इस सॉलिड स्फीयर का, ये चार्ज सॉलिड स्फीयर का बिहेवियर कैसा होगा, पॉइंट चार्ज के जैसा। पॉइंट चार्ज जानते हो, के क्यूब आर स्क्वायर, आर मतलब जो डिस्टेंस है ना, जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। अब चलिए इसको समझ गए आप, तो इसे याद रखेंगे। मैं इसका ग्राफ देख ले रहा हूं। ठीक है, ग्राफ देखिए थोड़ा ध्यान से, ग्राफ को देखा जाए। चलो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कृपया अपना ध्यान को बोर्ड पे केंद्रित करें। देखिए, अब देखो ये रीजन क्या होगा, x लेस देन r, ये रीजन क्या है, x ग्रेटर देन r, और इस पॉइंट पे x r के बराबर है। इसको x मान लिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए। जब x लेस देन r है तो e का वैल्यू कुछ ही है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, x, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया ना जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। मतलब इसके पहले जो होता है ये कुछ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, और x जैसे ही बड़ा होगा r से, x ग्रेटर देन r, x r से बड़ा हुआ, e का वैल्यू क्या, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ रेक्टेंगुलर। तो ये ग्राफ देखो, x लेस देन जब r होगा, कुछ ये x इज इक्वल टू r तक वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, के क्यूब आर क्यूब इंटू एक्स, क्योंकि x छोटा है r से, इन साइड हो गया ये। अब x इज इक्वल टू r पे इसका वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू r पे x का वैल्यू r से बड़ा होगा इस रेडियस का, तो क्या मिलेगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मतलब इस रीजन पे वैल्यू कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू एक्स। इस रीजन में वैल्यू क्या है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, है ना, इस रीजन में, इस लाइन से इधर, इस लाइन से पहले। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा कहाँ तक, x इज इक्वल टू आर तक, और उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट घट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। और x इज इक्वल टू आर पे, यहाँ पे अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा, पता है। ठीक है, तो ये ग्राफ अपने को याद हो गया। तो हम लोगों ने देखा पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। रिंग के कारण देखा था उसके एक्सिस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स आई कैप। डिस्क के कारण देखा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसमें मैं बता दिया कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कब उसका सीट के जैसा बिहेवियर होगा और कब उसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज के जैसा होगा। इसके बाद लाइन चार्ज मैंने बताया आपको, लेमडा बाय क्या 4 एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद हमने देखा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट किसका, हेमी होलोस्फीयर का। होलोस्फीयर के कारण अंदर देखा 0, बाहर देखा क्या के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के कारण देखा अंदर क्या, अंदर कितना के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स, बाहर क्या के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग देखते हैं
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे देख लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? सेम। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो हर पॉइंट पे तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन लिखोगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same, each and every point is called uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? It exists due to charge sheet, लार्ज चार्ज शीट, बड़ा, है ना? चलिए देखिए ध्यान से। अगर सीट के कारण देखेंगे, इनफाइनाइट चार्ज सीट अगर ले लें, इनफाइनाइट चार्ज सीट, तो देखो यार कैसे हुआ। ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी। ये लाइन नहीं है, एक पेज जैसे मान लो ना, प्लेन है। तो प्लेन है तो हर पॉइंट पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे, इस पॉइंट को आप 1 मान लो, इस पॉइंट को क्या 2 मान लो, तो इस पे, इस एरिया पे जो प्लेन है, सीट है ना, चूंकि ये सीट है, लाइन नहीं है, सीट है, लाइन जैसा लग रहा है, तो सिग्मा हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पे भी क्या? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैं बताया था कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो 1 पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पे भी उतना ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? E1 इज इक्वल टू E2 और दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसे आप याद रखेंगे कि इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण क्या होता है? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। यहाँ भी देखे तो उतना ही, यहाँ पे भी देखे तो उतना ही। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हर पॉइंट पे क्या होगा? हर पॉइंट पे सेम फील्ड होगा। तो आप कह सकते हैं ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट यूनिफॉर्म, सेम, नॉट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो, जहां पे फील्ड हर पॉइंट पे सेम नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण, देखते हैं अभी, when value of the electric field is not same, each and every point is called non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? It exists due to point charge। समझ रहे ना? बहुत आसान है ये।
अगर प्रीवियस लेक्चर सारा क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, एक्सप्लेन करके एक एक पॉइंट बताया हो कि डिस्क के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, कुछ भी डिस्टेंस पे चले जाओ। अब देखो पॉइंट 4 का है। अब देखो व्हेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्लियर है? अब ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है। जैसे मान ली पॉइंट चार्ज क्यू ले लिए, अब इस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, इस डिस्टेंस को R1 मान ले। अगर इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डिस्टेंस को क्या R2 मान ले, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहाँ पे। ऐसी को बढ़ा दो ना, यहाँ पे आ गया तो E2 हो जाएगा। तो E1 इस चार्ज के कारण E1 का वैल्यू कितना? KQ बाय R1 का स्क्वायर। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E2 का कितना? E2 का KQ बाय R2 का स्क्वायर। हो गया ना? मतलब इस चार्ज के कारण R1 डिस्टेंस पे E1 मान लिए हम लोग, तो कितना? KQ बाय R1 का स्क्वायर। अगर इस चार्ज के कारण R2 डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस R2 है, ये रेडियस R2 है, तो R2 पे कितना? KQ बाय R2 का स्क्वायर। अब यार तुमको पता है, क्या पता है? इसको तो छाप लिए होंगे। क्या पता है आपको? कि R2 R1 से बड़ा है R2, है ना? देखो ना, R2 बड़ा है, R2 बड़ा है R1 से, तो E1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? E2 से। मतलब बड़ा हुआ तो ये तो क्या बराबर होगा? फिर नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 2। क्लियर है? दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे समझे? नहीं? अरे भाई सीट लिए तो हर पॉइंट पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में चले जाओ कहीं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए उसमें लिखे इट एग्जिस्ट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सेट, है ना? दूसरा हमने बताया नॉन यूनिफॉर्म, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो दिखा दो, दिया हूं डायग्राम से कि भाई एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ R1 पे KQ बाय R1 का स्क्वायर, यहाँ होता तो R2 डिस्टेंस, तो क्या लेते? KQ बाय R2 का स्क्वायर। मान ले यहाँ होता R3, तो क्या KQ बाय R3 का स्क्वायर। भाई R तो सेम नहीं ना, KQ सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से सेम? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यार फिजिक्स नेचर को डिफाइन करता है, ठीक है? जैसे हमने चार्ज पढ़ा था, उसमें भी प्रॉपर्टीज पढ़ा था। अब फील्ड लाइंस हो गया, इसका भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब कुछ करते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटने जा रहा, कुछ भी नहीं, सब कुछ कवर हो रहा है, होगा। चलिए देखिए, तो प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। जैसे कि एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे, मैं पहले चर्चा नहीं किया था क्यों फील्ड लाइंस के बारे में, क्योंकि मैं सोचा पहले फील्ड लाइंस आपको बता दूं। अब समझ गए? जैसे मान लेना कि ये चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q1 Q2 हो गया, तो इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना, वो फील्ड लाइंस के कारण ही लगता है। चार्ज तो नहीं ना उठ के जाएगा जी, फील्ड लाइंस जाएगा, वो हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है? तो फील्ड लाइंस के कारण यहाँ पे
फोर्स लगता था। चलिए देखिए ध्यान से, तो फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखिए प्यारे छात्रों, पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज करता है पॉजिटिव चार्ज से, तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलता है? पॉजिटिव चार्ज से। जैसे देखो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मुझे एक बात याद आ गई, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6, एक बार मैं पढ़ा रहा था, बच्चे बोले कि इससे 6 लाइन ही निकलेगा क्या? नहीं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइंस निकल सकता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बाहर इमर्ज कर रहा है, इसको और कह सकते हैं आप रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा। ठीक है, दूसरा, समझ गया ना? पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। डायग्राम आप छाप लेंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है? डायग्राम आप छाप लीजिएगा, नोट्स जब बना रहे होंगे। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट electric field line terminates into the negative charge। चलो देखो, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, इंटू नहीं एट लिख लो, एट द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अगर नेगेटिव चार्ज लिए तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर चला जाएगा ना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये टर्मिनेट कर रहा है। इस डायग्राम को भी आप छाप लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ चूंकि जगह कम है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या? नेगेटिव चार्ज है। थर्ड में थोड़ा ध्यान से देखना, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा और कुछ ऐसा जाएगा, पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव में आ रहा है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है। अब चलिए देखिए, इस डायरेक्शन में देखें तो पॉजिटिव कुछ इस तरफ, नेगेटिव में अगर देखें तो इसके कारण यह है ना नेगेटिव, तो अंदर का हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज से जब भी फील्ड निकलता है तो नेगेटिव चार्ज में चला जाता है, उसके बगल में रखा। अगर ये चार्ज मान ले नहीं है तो ये स्टेट चला जाता,
लेकिन इसके कारण नेगेटिव कारण क्या, स्टेट गया तो इसको धीरे धीरे वो अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, इसीलिए लूप बन गया ये, है ना। और याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात हो और उसके कारण जो लूप बनता है उसको ओपन लूप कहते हैं। अगर यही आगे पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर क्लोज लूप बनता है, क्योंकि वहां पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल के साथ भी होता है, ठीक है। और चार्ज की बात हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का ये जो लूप बना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन लूप बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्या, लूप। और जैसे मान लो ना कि एक और है, अगर मान लो कि एक और गया, पॉजिटिव है बाहर निकल रहा है, नेगेटिव है अंदर जाएगा, मतलब जितना भी निकलेगा वो अंदर चला जाएगा, इसमें लूप फॉर्म हो जाएगा। याद रखेंगे ओपन लूप बोलते हैं इसको, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लूप, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लूप विल बी फॉर्म ओपन लूप फॉर्म होगा इसमें, है ना, समझ रहे हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो उस समय क्लोज लूप होता पोलर स्ट्रेंथ के कारण, वो आगे चर्चा करेंगे, आपको इतना याद रखना है अभी। अब चलिए ध्यान से देखिए, इसे छाप ले। चौथा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेप्ट टू ईच अदर, मतलब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। मतलब लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेप्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, समझ रहे हो। जिंदगी में एक दूसरे जिंदगी मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोगों की इंसान की प्रॉपर्टी है, इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन फील्ड लाइंस कभी इंटरसेप्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है बच्चों। चलो देखो बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इसको डायग्राम से देखिए, इसका एग्जांपल ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मान ले कि प्लस क्यू है माइनस क्यू है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया ऐसे, दोबारा अगर कोई बोलता है ऐसे होगा तो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये गलत है। इसका एग्जांपल, चलो इसके बाद का पॉइंट देखते हैं। When number of electric field lines passes through the same area, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है, ये एरिया सेम मान लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, ये A1 और ये क्या A2। अगर A1 बराबर है A2 का, एरिया बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस 1 पे मान ले कि E1 होगा, 2 पे मान ले कि E2 होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 1 2, तो आप कह सकते हो
कि E1 ग्रेटर देन है किससे, E2 से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें when number of electric field lines per unit electric field lines passes per unit area more than a strength of electric field is also more। इसका मतलब समझेंगे। when number of electric field lines passes per unit area is more then a strength of electric field is also more। अगर पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो कम होगा। जैसे देखो सेम एरिया है, सेम एरिया के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो यहाँ पे कम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक पॉइंट और देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने पढ़ा नहीं, बस इसे अभी समझ ले रहे हैं, आगे तो पढ़ना है इसे। मतलब जैसे कि मान लो कोई चार्ज Q है तो ये सरफेस, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस चार्ज के कारण, सेंटर के चार्ज के कारण हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो हर पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है हमेशा। इट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। मान ले कि ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसका चार्ज Q है, हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है। ये चार्ज्ड कंडक्टर है, अब एक अनचार्ज बॉडी रखे, अनचार्ज कंडक्टर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अनचार्ज कंडक्टर देखें तो क्या होगा, फील्ड लाइंस आएगा ना जी यहाँ पे, तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस इस पे जा रहा है, मतलब इस बॉडी पे भी चार्ज हो जाएगा। तो ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को,
तो इसका चार्ज मान लेते हैं कि Q हुआ। पहले क्या था, अनचार्ज था, बाद में इस फील्ड लाइन से सोर्स चार्ज के कारण क्या हुआ, ये चार्ज गेन किया और Q हो गया इंटरसेप्ट करने के बाद। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड Q है, तो इस स्मॉल q का मैग्नीट्यूड छोटा होगा इससे, या तो इसके बराबर हो सकता है। अभी तो खैर छोटा ही हो रहा है, कम ही चार्ज ले रहा है, लेकिन इस बॉडी को अगर कवर कर लेता, कोई अनचार्ज बॉडी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट कर लेता, अगर कवर कर लेता है ना, तब इस समय इसका चार्ज इस चार्ज के बराबर हो जाता है। ये भी प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अगर मान लें कि ये डेंसर मीडियम है और ये क्या रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम में है और ये डेंसर मीडियम में है। तो डेंसर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मान लिए, रेयरर में क्या 2 मान लिए। तो फील्ड लाइंस अगर डेंसर मीडियम में है और ये रेयर मीडियम से पास हो रहा है, तो डेंसर मीडियम में क्या होगा, देख रहे हो ना, सेम लाइंस है, लेकिन ये मीडियम क्या है, डेंसर है, और ये क्या रेयरर है। डेंसर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 1 मान लिए और रेयरर का क्या 2 मान लिए। तो E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसर मीडियम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसर मीडियम इज greater than magnitude of the electric field in rarer medium। रेयर मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेंसर मीडियम से कम होगा, ठीक है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है रेयर मीडियम में अगर गया और डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड का वैल्यू ज़्यादा होगा कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेयर मीडियम, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी, आप इसको याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास करते हैं फिर। थैंक यू।